हेलो स्टूडेंट्स, ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश एजुकेशनल एकेडमी। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th का साइंस एनसीईआरटी। साइंस में बायोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूँ। बायोलॉजी का जो आपका मतलब सातवां अध्याय है, सातवां अध्याय का कुछ क्वेश्चन आंसर बाकी रह गया था, उसका मतलब वीडियो आज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। देखिए, बहुत अच्छा चैप्टर्स है, इसको समझना चाहिए। देखिए, अध्याय 7 कहता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। इसका लघु उत्तरीय प्रश्न में बाकी रह गया था, उसको मैं कराने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसको समझिए। पहला प्रश्न है कि जनन किसे कहते हैं, जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है और यह जीव के लिए आवश्यक क्यों है। मतलब जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और यह जीवों के लिए आवश्यक क्यों है। देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हर जीव अपने तरह का संतान प्राप्त करता है। मतलब संतान प्राप्त करने की प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपना संतान प्राप्त करता है, उसको जनन कहते हैं। देखिए, वह जैविक प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे नए जीवों को जन्म देता है, जनन कहलाता है। देखिए, यह जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन किसी प्रजाति के अस्तित्व को पृथ्वी पर बनाए रखने और उसकी निरंतरता को मतलब कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि जनन न हो तो धीरे धीरे वह प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। देखिए, जनन क्या है, तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मतलब कोई भी जीव अपने जैसा संतान प्राप्ति करता है। और जनन क्यों आवश्यक है, तो ये जीवन को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाने के लिए जरूरी है। मतलब कि जीवों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जाने के लिए मतलब लाइफ साइकिल को कंटिन्यूअस रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब जनन आवश्यक है, अब जनन का दो प्रक्रिया होता है। एक होता है, देखिए, एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब अलैंगिक जनन, दूसरा होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, वो तो बात है। अब देखिए, उन सब चीज़ों को हमने फर्स्ट वीडियो में, जनन का फर्स्ट वीडियो जनन किसे कहते हैं, इसके फर्स्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी क्लास 10th का ही ऑलरेडी मतलब फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, द्विखंडन बाइनरी फिशन और बहुखंडन मल्टीपल फिशन में क्या अंतर है। देखिए, इसमें समझिए, यहाँ पर बाइनरी फिशन और मतलब द्विखंडन और बहुखंडन में क्या अंतर है, उदाहरण दें। देखिए, द्विखंडन में क्या होता है, इसमें मातृ कोशिका विभाजित होकर दो नए जीवों का निर्माण करती है। देखिए, इसमें यह आपका एनसीईआरटी का है, ये जो हम पढ़ा रहे हैं, हम मतलब ये क्वेश्चन आंसर्स जिससे मतलब कि पूरा चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी पर बेस्ट क्वेश्चन आंसर है। इसको गौर से समझिएगा ताकि आपका क्वेश्चन आंसर मतलब एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे से हो जाए। ये वीडियो जो जनन जो चैप्टर चल रहा था उसका सेकेंड वीडियो है। देखिए, ये सेकेंड वीडियो है। तो इसमें देखिए, द्विखंडन फिशन क्या है, इसमें एक मातृ कोशिका विभाजन होकर नए जीवों का निर्माण करती है। मतलब मातृ कोशिका विभाजित होकर नए जीवों का निर्माण करती है। इसमें एकल कोशिका एक साथ कई संतति कोशिका में विभाजित होती है। देखिए, इसमें एकल कोशिका जो है, एक कोशिका विभाजित होकर कई नई कोशिकाओं में विभाजित होती है। मतलब इसमें दो से ज़्यादा मतलब कि जीवों का निर्माण होता है। इसमें बहुत ज़्यादा जीवों का निर्माण होता है, इसमें दो जीवों का निर्माण होता है। देखिए, यह अनुकूलित परिस्थिति में होता है। द्विखंडन अनुकूलित परिस्थिति में होता है। यह समान प्रतिकूल परिस्थिति में कवच या शिस्ट के रूप में के भीतर भी होता है। यह समान प्रतिकूल परिस्थिति में कवच या शिस्ट के भीतर होता है। देखिए, इसके बाद यह अमीबा, देखिए उदाहरण के लिए द्विखंडन जो होता है अमीबा का होता है, सेलेस्मानिया का होता है। और बहुखंडन प्लाज्मोडियम जो परजीवी है मलेरिया का, उसके अंदर बहुखंडन होता है जो मलेरिया का परजीवी है। देखिए आगे, देखिए पुनरुद्वन या पुनर्जनन रीजेनरेशन क्या है। देखिए, पुनरुद्वन या पुनर्जनन
क्या है, इसका अर्थ क्या है, उदाहरण सहित समझिए। देखिए, यदि किसी पूर्ण रूप से विकसित जीव के शरीर को कई टुकड़े में काट दिया जाए तो उसके प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक पूर्ण नए जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। पुनरुद्भवन का मतलब समझिए, मतलब कि यदि यदि किसी पूर्ण रूप से विकसित जीव के शरीर को कई टुकड़े में काट दिया जाए तो उसका प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। इसी क्षमता को पुनरुद्भवन कहते हैं। यह कार्य विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। मतलब एक बड़ा जीव को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे तो बहुत सारे जीव में बदल जाएगा। जैसे यह प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। देखिए, पुनरुद्भवन को जनन का समान तरीका नहीं माना जाता है क्योंकि जीव जानबूझकर कटने का इंतजार नहीं करते हैं। अब देखिए, उसके बाद कायिक प्रवर्धन, वेजिटेशन प्रोपेगेशन, मतलब कायिक प्रवर्धन, वेजिटेशन प्रोपेगेशन क्या है, इसके दो लाभ बताएं। जब पौधों के बीज के अतिरिक्त अन्य किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना या पत्ती से नए पौधे तैयार किया जाता है तो इस प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब के तने की कलम, ब्रायोफिल्म की पत्तियां। देखिए, यहाँ पर याद रखिएगा कि बीज से वेजिटेशन प्रोपेगेशन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। इसमें बीज के द्वारा मतलब नया जीव प्राप्त नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तना, जड़, ये पेड़ पौधों में होता है। वेजिटेशन प्रोपेगेशन है तो ये खास करके पेड़ पौधों में होगा। तो इसमें बीजों के द्वारा नहीं होगा नया पौधा का जन्म, या तो जड़, तना, पत्ती, इन सब से नया पत्ता का जन्म हो, नया जीव का जन्म होगा। जैसे जड़, तना ये काट कर जब हम लगाते हैं तो नया जीव उत्पन्न हो जाता है, पौधे तैयार किए जाते हैं। तो इस क्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे गुलाब के तने, बायोफिल्म्स की पत्तियां, इसके द्वारा उगाए गए पौधों में, बीज से उगाए गए पौधों में पौधों की तुलना में फूल और फल जल्दी आते हैं। देखिए, जिसमें वेजिटेशन प्रोपेगेशन करते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं, तो जो बीज के द्वारा जो पौधे उगते हैं वो थोड़ा लेट से उगते हैं। बीज के द्वारा जो पेड़ पौधे उगते हैं, फूल होते हैं, वो थोड़ा लेट से होते हैं और वो थोड़ा छोटा होता है। लेकिन जो उसके तने के द्वारा या जड़ के द्वारा जो नया पेड़ होता है उसमें फूल पहले होता है और वो ज़्यादा एडवांस रूप होता है, वो मतलब कि उन्नत रूप होता है। इसके द्वारा उगाए गए पौधों में बीज से उगाए गए पौधों की तुलना में फूल और फल जल्दी आते हैं। आगे देखिए, उसके बाद जब जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं, जैसे जो पौधे बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, जैसे केला, संतरा, गुलाब, चमेली, उन्हें भी इन विधि से आसानी से उगाया जा सकता है। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब वेजिटेशन प्रोपेगेशन में क्या होता है कि पेड़ पौधे बीज से नहीं उगते हैं, उसके तना, जड़ या पत्ती से या डाली से जब काट के हम दूसरे जगह लगाते हैं तो नया पेड़ पौधा हो जाता है। तो उसे हम बोलते हैं कायिक प्रवर्धन। और कायिक प्रवर्धन का जो मतलब फल फूल होता है वो जल्दी होता है और उन्नत होता है। जैसे केला का बहुत सारे पेड़ पौधे वो ऐसे होते हैं जिनका बीज उन्नत नहीं होता है, बीज पौधा देने की क्षमता खो देता है, उनको इन्हीं के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन आएगा परागण। ये पेड़ पौधे में होता है पॉलिनेशन। देखिए, मतलब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलते हैं, पेड़ पौधे का मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स जब मिलता है तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन का मतलब परागण किसे कहते हैं? स्वपरागण और परपरागण में क्या अंतर स्पष्ट करें। देखिए, परागकणों का पुंकेसर के परागकोश से निकलकर स्त्री के वर्तिकार्ग एस्टिमा तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब परागकणों का मतलब कि मेल गैमेट्स का पुंकेसर जो है के परागकोश से निकलकर, जैसे मेल गैमेट्स है उसका मेल जनन मतलब कि पेड़ पौधे या फूल के मेल जनन अंग से परागकणों का
निकलकर पुंकेसर के परागकोश परागकणों का पुंकेसर के परागकोश से निकलकर स्त्री केसर के वार्तिकार्ग एस्टिमा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। यह हमेशा दो तरह से होते हैं, एक होते हैं सेल्फ पोलिनेशन मतलब खुद ब खुद हो जाता है, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन मतलब एक से एक पे दूसरे जीव जंतुओं के द्वारा। देखिए परागकणों का पुंकेसर मतलब पुरुष का जो मतलब मेल गैमेट्स होता है, पुरुष का गैमेट्स जो होता है वो निकल कर स्त्री के गैमेट्स तक पहुंच जाएगा फूल के, तो वो हमारा जो कहलाएगा उस प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। परागकण पॉलिनेशन एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन स्वपरागन, जब परागन उसी पुष्प के वर्तिकार्ग पर स्थानांतरण होता है मतलब एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं तो वो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, उसी परागकण उसी पुष्प के वार्तिकार्ग पर स्थानांतरित होते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाते हैं। और परपरागन क्या कहलाएगा, जब एक पुष्प के परागकण से उसी प्रजाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वार्तिकार्ग पर हवा पानी या कीटों के माध्यम से स्थानांतरित होता है उसे परपरागन कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे, परपरागन कहेंगे। परपरागन में क्या होता है मतलब दूसरे पेड़ के फूल मतलब कि देखिए परपरागन में क्या होता है कि दूसरे पेड़ के फूल में से मेल गैमेट्स दूसरे फूल के सेम प्रजाति के दूसरे फूल के फीमेल गैमेट्स में पहुंच जाता है, या तो हवा के झोंका के द्वारा या मतलब पानी के द्वारा या कीटों के जो भौरे होते हैं, छोटे छोटे कीटे होते हैं उनके द्वारा। मान लीजिए कोई तितली या भौरा एक फूल पर मतलब आकर परागकण को चूसा और मतलब कि वहाँ से परागकण का रस लिया और जाकर दूसरे पेड़ पौधे पर बैठ गया, तो यहाँ से मेल गैमेट्स कूदकर दूसरे पौधे के फूल के फीमेल गैमेट्स में चला जाएगा, तो ये होगा परपरागन। मतलब एक पेड़ के मेल गैमेट्स पर बैठा, एक पेड़ के फूल के मेल गैमेट्स पर बैठा और वहाँ पर उसका रस चूसा, जिसको हम लोग बोलते हैं ये परागन उसका चूसा, और वो जो मधु है उसका वो लेकर गया और दूसरे पेड़ के फूल पर स्त्री वाला पार्ट पर बैठ गया और उसमें वो जब चला गया मेल गैमेट्स, तो क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन होगा, मतलब उसी जाति का। और देखिए स्व पोलिनेशन का मतलब एक ही पेड़ पौधा में एक ही फूल में जब मेल और फीमेल दोनों होता है तो वो पोलिनेशन हमारा स्व पोलिनेशन कहलाता है। स्व पोलिनेशन मतलब सेल्फ पोलिनेशन। अब देखिए पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, देखिए पुष्प की अनुदैर्घ्य काट लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर के मुख्य जनन भागों का वर्णन करें। देखिए पुष्प की अनुदैर्घ्य काट, पुष्प की अनुदैर्घ्य काट में देखिए एक आदर्श पुष्प के मुख्यतः दो जनन भाग होते हैं। देखिए एक आदर्श पुष्प के, देखिए यहाँ पर पुष्प की अनुदैर्घ्य काट के मुख्य जनन भागों का वर्णन कीजिए, तो उत्तर देखिए इसका, ये 6 नंबर है, दीर्घ उत्तर ये है 6 नंबर। पुष्प की अनुदैर्घ्य काट के मुख्य जनन भागों का वर्णन कीजिए। एक आदर्श पुष्प के मुख्य 2 जनन भाग होते हैं, एक होता है पुंकेसर जो स्टेमेन होता है, स्टेमेन नर जनन अंग होता है या पुष्प का नर जनन भाग है, इसके 2 हिस्से होते हैं। स्टेमेन जो है इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर जो होता है नर जनन अंग का भाग है या पुष्प का नर जनन भाग है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक तंतु होता है, एक डंठल जैसी संरचना, फिलामेंट जैसी संरचना तंतु, दूसरा परागकोश, परागकोश को एंथर बोलते हैं। इसके भीतर परागकण बनते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न होते हैं। नर युग्मक जो होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होते हैं, परागकोश में। और दूसरा भाग होता है, देखिए पुंकेसर, पुंकेसर जो है नर जनन अंग है या पुष्प का नर जनन भाग है, इसके 2 हिस्से होते हैं, तंतु एक डंठल जैसी संरचना, दूसरा परागकोश, इसके भीतर परागकण बनते हैं जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। अब देखिए दूसरा होगा स्त्री केसर, ये फीमेल के लिए होता है। देखिए स्त्री केसर मादा जनन अंग है या पुष्प के केंद्र में स्थित होता है। जो स्त्री केसर होता है वो पुष्प के एकदम एग्जैक्ट बीच में होता है
होता है और यह मादा जनन भाग है। इसके भी 3 मुख्य भाग होते हैं, वार्तिकार, स्टिग्मा। स्टिग्मा सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग जिस पर परागकण आकर लैंड करते हैं, मतलब परागकण जिससे जाकर मिलता है वो स्टिग्मा होता है। मतलब पुरुष का जो मतलब परागकण होता है, जो मतलब परागकोश से निकलता है परागकण, मतलब नर युग्मक वो स्त्री केसर के किससे जाकर मिलता है, तो स्टिमा से सबसे ऊपरी चिपचिपा भाग जिस पर परागकण आकर लैंड करते हैं। वार्तिका मध्य लंबा भाग जिससे परागकण से पराग नलिका नीचे जाती है। अब देखिए स्टिग्मा के नीचे एक पाइप होता है, स्त्री वाला जो फूल का जो स्त्री का भाग होता है उसमें वार्तिकार के नीचे एक पाइप होता है, जो मध्य का लंबा भाग जिसके मध्य से पराग नलिका के नीचे कौन जाता है, तो परागकण जाता है। जो मतलब कि हमारा नर युग्मक हुआ, वो नर युग्मक नीचे जाता है और कहाँ तक पहुँचता है, तो ओवरी तक पहुँचता है, अंडाशय तक पहुँचता है और अंडाशय में मिलने के बाद युग्मनज बनता है। अब देखिए सबसे निचले का फूला हुआ भाग जिससे भीतर बीजांड होते हैं, मतलब ओवुल होते हैं। देखिए सबसे नीचे फूला हुआ भाग जिससे के भीतर बीजांड होते हैं, बीजांड में मादा युग्मक अंड कोशिका होती हैं। बीजांड में क्या होते हैं, अंडाशय। अंडाशय जो होता है वो फूल का सबसे नीचे, मादा फूल का सबसे नीचे का भाग जिसे अंडाशय कहते हैं वो फूला हुआ होता है, उसके भीतर बीजांड होते हैं। बीजांड में 2 मादा युग्मक का कोशिका होता है, अंड कोशिका होता है। निषेचन के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। जब निषेचन हो जाता है ओवरी के अंदर, किसका, मेल जो युग्मक है वो ओवरी के अंदर पहुंच जाता है और अंडाशय से मिल जाता है। तो मिलने के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। निषेचन का मतलब युग्मनज बनता है। युग्मनज बनने के बाद अंडाशय से फल और बीजांड से बीज बनते हैं। देखिए ये प्रक्रिया होते रहते हैं। देखिए मानव मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें। फैलोपियन ट्यूब का महत्व क्या है। देखिए मानव मादा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मानव मादा जनन तंत्र का संक्षिप्त वर्णन करें तथा फैलोपियन ट्यूब का महत्व बताएं। देखिए यहाँ पर मानव मादा जनन तंत्र के मुख्य अंग है अंडाशय, ओवरी या उदर गुहा के अंदर एक जोड़ी होते हैं। इसके 2 मुख्य कार्य होते हैं, मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना और एस्ट्रोजन या प्रोस्टोजन हार्मोन का स्त्राव करना। देखिए अंडाशय से क्या होता है, ये ओवरी जो होता है वो अंदर होता है, मादा के अंदर होता है, बॉडी के मादा के उदर गुहा के नीचे एक जोड़ी होता है। इसके 2 मुख्य कार्य हैं, क्या है, तो एक मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करना, दूसरा जो फीमेल हार्मोन होता है, फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन या प्रोगेस्टेरोन हार्मोन का स्त्राव करना। देखिए उसके बाद देखिए ओवरी के बगल से क्या होता है, तो ओवरी के बगल से अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब होता है। ओवरी के बगल में, ओवरी के ऊपर का भाग जो होता है सीरा, उसके ऊपर छोटे छोटे देखिए अंडवाहिनी या फिलोपियन ट्यूब होता है। यह अंडाणु को गर्भाशय तक लाता है। यह अंडाणु को कहाँ तक लाता है, फीमेल के गर्भाशय तक। महत्व, नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु का निषेचन इसी फैलोपियन ट्यूब में होता है। देखिए ओवरी के ऊपर ये गर्भाशय, यूटेरस के ऊपर ओवरी होता है, 2 साइड में होता है। मतलब यूटेरस जो होता है, यूटेरस के 2 साइड में ओवरी होता है। मान लीजिए यूटेरस है तो यूटेरस के 2 साइड में ओवरी होता है। देखिए यूटेरस है तो यूटेरस के एक साइड में इधर ओवरी होता है, एक साइड में इधर ओवरी होता है। एक मंथ इधर से, एक मंथ इधर से, इस तरह से होता है। तो देखिए अंडवाहिनी फ्लोपियन ट्यूब जो होता है गर्भाशय की ऊपरी दीवार पर होता है, थैली जैसा संरचना होता है ये गर्भाशय का। देखिए तो ये फ्लोपियन ट्यूब में क्या होता है, ओवरी से अंडाणु निकल कर आता है और
मर्द से मतलब कि जो पुरुष से शुक्राणु जाता है फीमेल के अंदर, यही फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु और शुक्राणु का मिलन होता है और मिलन होने के बाद निषेचन होता है। निषेचन होने के बाद ये जो युग्मनज बनता है वो भ्रूण बन के कहाँ चला जाता है, तो यूटेरस में चला जाता है, जो एक प्रकार का थैली है। देखिए यह गर्भाशय यूटेरस यह एक थैली पेशीय संरचना है जहाँ निषेचित अंडाणु भ्रूण स्थापित होते हैं और 9 महीने तक शिशु का विकास होता है। अब फिलोपियन ट्यूब में अंडाणु शुक्राणु मिला, निषेचित हो गया। निषेचित होने के बाद निषेचित अंडाणु को ही युग्मनज बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। वो जाइगोट भ्रूण जो है कहाँ जाता है, तो गर्भाशय में चला जाता है जहाँ उसका विकास होता है। उसके बाद जो बाहरी भाग है, जो मादा जनन अंग का बाहरी भाग है, वो है योनि। यह वह मार्ग है जिससे शुक्राणु प्रवेश करते हैं और शिशु का जन्म होता है। योनि वो भाग होता है जहाँ से वह मार्ग है जिससे शुक्राणु फीमेल के अंदर प्रवेश करता है और शिशु का जन्म होता है। याद रखिएगा। 8 जनन स्वास्थ्य क्या है, जनन स्वास्थ्य क्या है और यौन संचारित रोगों से बचाव के तरीके लिखिए। देखिए ये 8वां क्वेश्चन है। देखिए याद रखिएगा, जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन प्रक्रम के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। मतलब स्वस्थ जनन उसी को बोलते हैं जो वह प्रक्रम जनन का जिसमें सभी पहलू जैसे शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारिक तथा सामाजिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो। यौन संचारित रोग, लैंगिक संपर्क के कारण जब मेल और फीमेल का जब जनन करते हैं, लैंगिक संपर्क में आते हैं, तो लैंगिक संपर्क के कारण फैलने वाले संक्रमणों को योनि संचारित रोग कहते हैं। बैक्टीरिया जनित सिफिलिस, गोनोरिया या वायरल जनित मसा, HIV, एड्स, ये सब जो है यौन संचारित रोग है। बचाव के उपयोग, देखिए बचाव के उपयोग क्या होगा। मैथुन लैंगिक क्रिया के दौरान यांत्रिक अवरोध जैसे कंडोम का नियमित उपयोग करना। मतलब जब मैथुन लैंगिक क्रिया करने के वक्त यांत्रिक अवरोध जैसे कंडोम का नियमित उपयोग करना। संक्रमित सुई, सिरिंज या दूषित रक्त के आदान प्रदान से बचना। तीसरा, यौन स्वच्छता और जनन अंगों की साफ सफाई विशेष ध्यान रखना। इस तरह से यह होता है। यहीं पर आज का वीडियो समाप्त होता है और मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल को आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक में मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आगे के वीडियो के लिए बने रहेंगे। मेरा हर यूट्यूब वीडियो की या तो कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है। वहाँ से उन दोनों पर क्या करेंगे, उन दोनों चैनलों को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। आज आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ।